वक्त की बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जहां अब तक हिंसा के 50 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां 3 जून को बाजार बंद कराने को लेकर हिंसा हुई थी और अब इसमें गिरफ्तार कुल लोगों की संख्या पहुंच चुकी है 50। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 12 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 जून की ये घटना है जिसमें लगातार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और साथ ही पुलिस अब इस षड्यंत्र के पीछे जो भी मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंच रही है। हालांकि मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 3 जून को बाजार बंद कराने को लेकर हिंसा हुई थी और उस हिंसा में शामिल 50 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 1000 के तकरीबन अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस इन सभी की तलाश अब कर रही है। कानपुर से ही जुड़ी खबर, जहां पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक को गिरफ्तार किया है। ब्रह्मनगर स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में पर्चे छपवाए गए थे। प्रेस मालिक पर नियम विरुद्ध पर्चे छापने का आरोप लगा है, जहां बाजार बंदी के पोस्टर और पर्चे रोमा प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। हयात के करीबी सुफियान और जावेद ने प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर ये पर्चे छपवाए थे और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर भी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये ब्रह्मनगर स्थित प्रिंटिंग प्रेस थी जिसमें ये पर्चे छपे थे और प्रेस मालिक पर नियम के विरुद्ध पर्चे छापने का आरोप है। बता दें कि जब बाजार बंदी का आह्वान किया गया था तो उससे संबंधित पोस्टर और पर्चे रोमा प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हयात के करीबी सुफियान और जावेद ने प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर ये पर्चे छपवाए थे और यहां आरोप है कि प्रिंटिंग प्रेस ने नियम के विरुद्ध जाकर ये पर्चे छापे। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर लाल रमानी। रमानी साहब, कौन कौन आया था आपके पास? एक ही आदमी आया था जिसको जफर बता रहे थे। क्या कह रहे थे जफर आपसे? कहने लगा प्रिंट निकाल दो, 20 स्टिकर चाहिए तो 20 स्टिकर निकाल दिए थे। क्या मैटर था उसमें? मैटर बंदी का ही था। क्या लिखा हुआ था? 3 तारीख बंद का। असल में रात का टाइम था, हम भी निकल रहे थे घर। किस तारीख को रात में आया था? शायद 1 तारीख की रात में। अच्छा, कितने पोस्टर छापे थे आपने? 20 पोस्टर। 20 पोस्टर छापे थे? 20 पोस्टर 200 रुपए के, जिसके लिए आज। और पर्चे भी छापे थे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये सब पोस्टर छपे इनके बेगनगंज साइड में। हमारे पास केवल 20 टेम्परेरी निकलवा के देखना। पुलिस कब लेके आई? कल। तो ये शंकरलाल रमनानी है और जिनका ये कहना है कि 200 पर्चे केवल इन्होंने छापे थे और 200 पर्चे छपवाने के लिए हयात जफर हाशमी स्वयं इनके पास आया था। 1 तारीख को आया था और 1 तारीख को आने के बाद 200 पर्चे छापे और उसमें बाजार बंदी की बात को ये कबूल रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और बढ़ते हैं बाकी वाराणसी से बड़ी खबर, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिवलिंग की नियमित पूजा की याचिका पर जिला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार पर यह सुनवाई होगी कोर्ट में, जहां दोपहर 12 बजे का समय है। 12 बजे के बाद कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उन्होंने एक याचिका कोर्ट में डाली है जिस पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे के बाद ये कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें शिवलिंग की नियमित पूजा की याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। शिवलिंग की नियमित पूजा करने के अधिकार पर ये कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिस पर 12 बजे के बाद सुनवाई होगी। आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज्ञानवापी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। ये एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। 4 जून से अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। कथित शिवलिंग की पूजा को लेकर स्वामी ने अनशन शुरू किया हुआ है और शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहे हैं। इसमें क्या कोई नया ऐलान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से किया जाता है, ये देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है शाम 4 बजे। और चलिए, जलाभिषेक को लेकर हठ योग पर बैठे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जहां कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक की जंग लगातार जारी है। अनशन पर बैठे हुए हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक याचिका दाखिल की है। जिला जज की अदालत में आज इस याचिका पर सुनवाई भी होगी। दोपहर 12 बजे
से ये सुनवाई बताया जा रहा है कि लगभग शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है, कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज 12 बजे के बाद का समय है, कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई को लेकर क्या इस याचिका में शामिल किया गया है और नियम कायदे, आपकी वकीलों से भी बात हुई होगी, तो क्या लगता है, क्या अभी जानकारी है इस याचिका को लेकर? अनु, आश्रम से लेकर अदालत तक शिवलिंग की पूजा की अनुमति के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसके इतर बात करें तो स्वामी अपने हट पर हैं। स्वामी का साफ तौर पर यह कहना है या तो प्रशासन मुझे पूजा की अनुमति दे या फिर वहां कोई पुजारी नियुक्त करे और पुजारी नियुक्त करके उन्हें सूचना दे कि पूजा करा दी गई है। पहले स्वामी जी खुद पूजा करने के लिए निकले, प्रशासन ने उन्हें रोका तो अन्न जल त्याग करके वो वहां पर अनशन पर बैठ गए हैं और उनके साथ काशी के दांडी स्वामी और सन्यासी भी आ गए हैं। तो अब अलग अलग मठों में धरना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मुमुक्षु भवन के स्वामी जितने हैं, जितने भी जो दांडी स्वामी हैं, वो सब धरने पर बैठ गए हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में। अब दूसरी बात आती है कोर्ट की। कोर्ट में कल इसे लेकर मामला सामने आया, कल कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई, लेकिन ये जो पूरा मामला था जिला जज के यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। आज 12 से 2 के बीच में इस पर सुनवाई होनी है और देखना ये होगा कि जब जिला जज यहाँ आते हैं तो वो इस मामले पर स्पेशल तौर पर सुनवाई करते हैं और सुनवाई के दौरान कौन से तथ्य दिए जाते हैं, आगे का निर्णय क्या होता है, क्या पूजा की अनुमति मिलती है, क्योंकि जो अदालत के आदेश के बाद ही वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा का घेरा तैनात किया गया है। तो अब जो नया आदेश होता है वो क्या होता है, क्या सुरक्षा घेरे के बीच शिवलिंग की, कथित शिवलिंग की पूजा होती है, क्योंकि जिस तरह से जो पत्थर जैसी आकृति मिली है उसे हिंदू समाज शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम समाज फव्वारा कह रहा है, लेकिन जो स्वामी का कहना है, ये कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो फव्वारा है, ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो शिवलिंग है, लेकिन जब तक ये स्पष्ट नहीं हो हमारे लिए वो शिवलिंग है और बिना शिवलिंग का भोग लगाए वे मांग कर रहे हैं। ठीक है नीतीश, ये भी बता दीजिए कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्वामी की तरफ से बुलाई गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? अनु, अगर बता दें तो जो 4 दिन है, 4 दिन के बाद आज 4 बजे जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसके 3 मतलब निकाले जा सकते हैं। मुख्य तौर पे अगर बात करें, नंबर 1, क्या स्वामी जी इस जो शिवलिंग की पूजा को लेकर कोई नया ऐलान कर सकते हैं? क्या स्वामी जी किसी पर आरोप लगा सकते हैं? क्या 12 से 2 के बीच में अगर सुनवाई होती है और अगर केस पर आगे न बढ़ने की कोई बात आती है तो उसे लेकर कोई आगे बात आ सकती है? क्या स्वामी जी बनारस कि जो जिला अदालत है उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कहते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें श्री विद्या मठ में हलचल का माहौल है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि क्या कोई प्रशासनिक नुमाइंदा या प्रशासन का कोई सक्षम अधिकारी स्वामी जी के पास उनके अपनाने के लिए पहुंचता है कि स्वामी जी अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे सब कुछ अदालत के हक में है, अदालत जो फैसला करेगी वो होती है। तो अब देखना ये होगा कि अपने अनशन को लेकर क्या स्वामी जी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, क्या अदालत के आदेश के सामने? यानी कि पहले कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, 12 से 2 बजे का समय आपने बताया, और उसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो कोर्ट का जो स्टैंड रहेगा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, तो क्या कोई नया ऐलान होता है, इसका इंतजार करना होगा। और नीतीश, आप ही से इससे संबंधित जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर, जहां संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। संघ से जुड़े शख्स को व्हाट्सएप पर यह धमकी भेजी गई है। धमकी को लेकर लखनऊ के मड़ियाव थाने में अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं लखनऊ के अलावा नवाबगंज और कर्नाटक के 4 स्थानों को उड़ाने की धमकी भी दी गई है। हालांकि प्रथम दृष्टया ये किसी की शरारत तो नहीं है, इसे भी जांचा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ये धमकी भेजी गई है, जहां संघ से जुड़े हुए एक व्यक्ति को ही व्हाट्सएप पर ये धमकी दी गई है। और धमकी को लेकर अब लखनऊ के मड़ियाव थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी है। अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिस पर अब जांच हो रही है। जो मड़ियाव उनकी पूरी टीम आई हुई थी, तो वो अपना रात भर यहाँ रुके थी। एक उनके एसआई हैं और 2 कांस्टेबल, और उन लोगों ने कुछ ऐसा रात में नहीं बताया, लेकिन सुबह फिर आए थे एसएचओ, उन्होंने बताया कि ऐसा एक मैसेज आया है
और सुल्तानपुर के प्रोफेसर हैं नीलकंठ जी, उनके फ़ोन पर ऐसा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। उनके द्वारा एक FIR भी दर्ज कराई गई। यहाँ पर सीधी कोई सूचना नहीं है ऐसी कि सीधे तौर पर कोई सूचना। बढ़ते हैं आगे। आगरा में चेकिंग के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। यही नहीं, महिला ने एक दरोगा को धक्का तक मार दिया। मामला यही नहीं थमा, महिला के साथ वालों ने थाने के अंदर घुसकर भी बवाल मचाया, जिसके बाद पुलिस ने महिला और उसके साथ वालों पर केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये मामला आगरा के चौकी सराय ख्वाजा का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, चेकिंग कर रही थी पुलिस, वहां एक महिला को रोका गया। महिला ने हंगामा करना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं कितने लोग आसपास जुड़ गए। महिला के साथ कुछ लोग भी मौजूद थे, उन्होंने भी पुलिस के साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि महिला ने धक्का तक मारा और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया, महिला को गिरफ्तार कर लिया। और अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब थाने लेकर पहुंची पुलिस ने, इन पर केस दर्ज कर दिया गया। महिला गिरफ्तार हो चुकी है। आगरा के चौकी सराय ख्वाजा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान ये हंगामे की तस्वीरें निकल कर आई। स्वागत है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल पर टोल कर्मियों से मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाले खुद को SOG की टीम बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि टोल टैक्स मांगने पर ये मारपीट की गई। ये देखिए, आप टोल टैक्स पर जो लगा था CCTV कैमरा, उसकी ये तस्वीरें देखी जा सकती है, जहां टोल कर्मियों को पिस्टल दिखाकर धमकाने की बात भी सामने आई है। यहां कुछ लोग अपने आप को SOG की टीम बता रहे हैं और टोल मांगने पर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। ये तस्वीरें, कहा जा रहा है कि टोल टैक्स मांगने पर ये मारपीट शुरू हुई थी और टोल कर्मियों को पिस्टल दिखाई गई। पिस्टल दिखाकर धमकाने की बात भी सामने आई है। वहीं जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की है। हथियार के दम पर 30,000 रुपए की ये लूटपाट की गई है। लूट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बालिका डिग्री कॉलेज के पास सोमवार को लूट की वारदात हुई, जहां पुलिस अब बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। विधानसभा में सदन के भीतर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक तमाम मुद्दों पर बहस में उलझे ही रहते हैं, लेकिन आज ये विधायक खेल के मैदान में एक साथ नजर आए। राजधानी लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में आज समाजवादी पार्टी और BJP के विधायकों के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। सदन में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में तमाम मुद्दों को लेकर उलझते हैं, लेकिन आज राजधानी लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं यानी BJP के और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो रहा है। और आप देखिए, मैदान पर सभी जो माननीय हैं वो पसीना बहा रहे हैं। BJP के विधायक और समाजवादी पार्टी के विधायक, उनकी टीम के बीच मैच हो रहा है। हमारे साथ BJP के भी विधायक मौजूद हैं, बृजभूषण राजपूत चरखारी से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं, मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम जी, सदन में तो हमने देखा बहुत से मुद्दों पर बहस होती है, पर यहाँ एक फ्रेंडली मैच हो रहा है। खेल भावना एक ऐसी चीज़ है कि जो मोहब्बत और अमन का पैमाना है। आज हम लोगों ने, दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मैदान में आकर आज जो है क्रिकेट मैच का आगाज़ किया है। देखिए कितना शानदार मैच है ये। 16 ओवर का मैच। पहले टॉस भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जीता और उन्होंने बैटिंग की और उन्होंने 81 रन बनाए। अब हमारी टीम जूझ रही है, लगातार स्ट्रगल कर रही है और हमें उम्मीद है कि इस मैदान में भी हम जीत कर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। सर जी कह रहे हैं कि जीत कर जाएंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं जीत कर जाएंगे इस मैदान में। नहीं, बिल्कुल। चुनाव से पहले भी इनका मनोबल बढ़ा हुआ था। नतीजा सामने आया तो वो जनता के सामने है और इसका भी नतीजा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ियों के साथ होगा। लेकिन इस तरह के मैच जब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल, ये आपसी एक भाईचारे का भाईचारा मिलता है और इससे राजनीति तो अलग अलग विचारों पे की जा सकती है, मगर उद्देश्य देश की उन्नति ही है। देश के युवाओं को आगे बढ़ाना, यहाँ के गरीबों का कल्याण करना, पिछड़े दलितों को भी आगे लेकर चलना। जो हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को भी हमें उसका अधिकार दिलाना है। तो जब हम सब लोग मिलके एक जैसे साथ खेल रहे हैं, वैसे ही देश के लिए एक साथ काम भी करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश
उत्तम प्रदेश बनेगा। हाँ बिल्कुल, इनकी बात से सहमत है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो खुद मैदान में उतरते थे, और जब उतरते थे तो लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन दिया करते थे। हम उम्मीद करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब नेता विरोधी दल हैं, अब हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाने वाला है। हम लोगों ने आज ये मैसेज देना चाहा है कि खेल की भावना से आगे बढ़िए। खेल इंसान को आगे बढ़ाता है, तरक्की करता है। आज मोहम्मद सामी, पीयूष चावला जैसे क्रिकेटर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवान इससे हमें देख के इंस्पायर हो, दलित इंस्पायर हो। मकसद ये है हम सब विधायकों का कि पूरी तरीके से इंस्पिरेशन लोगों के अंदर आए, नौजवान जागरूक हो और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी बच्चों के अंदर भरे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आगाज़ किया था अखिलेश यादव जी ने, आज उसका अंजाम हम लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री खेल जी को भी आएगा। खेल की भी पिच पर सियासत की बात हो रही है। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा स्टेशन और यार्ड का कायाकल्प होने की वजह से हर रोज कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। सोमवार को भी 21 जोड़ी और 9 सिंगल ट्रेनों को कैंसिल किया गया। गोंडा स्टेशन और यार्ड को संवारने और सुधारने का काम महज 2 दिन में यानी 8 जून को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद आउटर पर खड़ी गाड़ियों को इंतजार नहीं करना होगा। देश के अलग अलग स्टेशनों के साथ ही अब यूपी का गोंडा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से हो रहा है। रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। रिमॉडलिंग के तहत गोंडा रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे की तरह ही यात्रियों को बैठने के लिए पीपी मॉडल की सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही ऑटोमेटिक निकास द्वार के साथ ही यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर सामान ले जाने के लिए ट्रॉली बैग भी मिलेगा। गोंडा रेलवे स्टेशन और यार्ड के कायाकल्प का काम 17 मई से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया। अवरोध है, इनको खत्म करने के लिए रिमॉडलिंग किया जाता है यार्डों का। गोंडा यार्ड की जैसे जो लूप लाइन यहाँ से जाती है गोरखपुर से गोंडा, वो सभी लाइनों से कनेक्टेड नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाए। जो गोंडा बहराइच की लाइन है जिसका गेज कन्वर्जन किया गया, वो भी केवल लास्ट के 2 प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, इधर के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड नहीं है, जिससे उधर की गाड़ियाँ सीधा अगर लखनऊ ले जानी हो किसी गाड़ी को तो नहीं ले जा सकते हैं। पहले पूरे यार्ड से निकालते हैं, फिर उधर की लाइन में ले जाते हैं। कि ये जो परिचालनिक गतिरोध है, अवरोध है, इनको दूर करने के लिए रिमॉडलिंग का कार्य काफी समय से प्लान था, उसको शुरू किया गया। 6 जून को 21 ट्रेनों को गोंडा रेलवे स्टेशन पर काम होने की वजह से कैंसिल किया गया था। रेलवे स्टेशन की रिमॉडलिंग होने की वजह से कई ट्रेनों का समय भी बदला गया। गोंडा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनको 8 जून तक कैंसिल कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक 10 जून तक करीब 80 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसमें से 61 ट्रेनें ऐसी हैं जो लखनऊ से होकर जाती हैं। दूसरे पूर्वोत्तर रेलवे की कोशिश है कि अब रेलवे स्टेशन खाली होने पर ट्रेन को आउटर पर देर तक ना खड़ा रहना पड़े। ऐसे में स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर की जा रही है। जो आप लोग देखते हैं कि कई बार ट्रेन आउटर पे खड़ी है जबकि बर्थिंग का प्लेस अवेलेबल है, तो जब रिमॉडलिंग की जाती है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जहाँ से इसकी कनेक्टिविटी ना हो, जिससे ऐसी स्थितियाँ ना उत्पन्न हो कि प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है लेकिन ट्रेन बाहर खड़ी है। यही नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपार दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोग बैरियर बंद होने के दौरान नीचे से संपार फाटक को पार करने की कोशिश कर अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।